लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत देश के 7 राज्यों की 59 सीटों पर आज मतदान हुआ। इसमें गांधी परिवार के सियासी दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मतदान के बाद भी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। छठे चरण में गांधी परिवार के दिग्गजों ने मतदान किया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के निर्माण भवन में बने मतदान केंद्र में वोट डाला। सोनिया गांधी के साथ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित भी मौजूद थी। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली के औरंगजेब लेन में वोटिंग की। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने लोधी स्टेट के सरदार पटेल विद्यालय जाकर मतदान किया। गांधी परिवार मतदान के दौरान भी हमलावर रहा। वोटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी, किसान और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी ने नफरत का इस्तेमाल किया है। भ्रष्टाचार, ये मुद्दे थे। बहुत अच्छी लड़ाई हुई। नरेंद्र मोदी ने नफरत का प्रयोग किया, हमने प्यार का प्रयोग किया। तो मुझे लगता है वाला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिल्ली में मैंने कहा आगे बाइक जनता मालिक है, तो जनता डिसाइड करेगी, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। जनता हमारी मालिक है, तो मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। कितनी सीटें आएंगी तो जनता डिसाइड। वोट डालने के बाद प्रियंका गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रही। उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने वोट डाला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार जा रही है, जनता में आक्रोश है, देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। एकदम स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार जा रही है, जनता में आक्रोश है, जनता त्रस्त है, परेशान है और अपना इस परेशानी को वोट के जरिए व्यक्त करेगी। और ये बहुत खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ एकदम स्पष्ट है, भाजपा हारना है। वहीं सियासी गलियारों में तुलना ये भी हो रही है कि मतदान के बाद राहुल गांधी का पत्रकारों से बात करते हुए रुख पहले के मुकाबले थोड़ा नरम था, जबकि प्रियंका गांधी पीएम मोदी पर पूरी तरह से हमलावर रही। प्रियंका गांधी ने फिर दोहराया कि मैं दिल्ली की लड़की हूँ, मोदी जी मेरी किसी भी चुनौती का जवाब नहीं दे सकते। प्रियंका गांधी ने मोदी की तपस्वी वाली छवि पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया और भगवान बुद्ध की एक कहानी तक सुना दी। जब मैं साधना करने जाती थी तो मेरे गुरुजी ने एक कहानी बताते थे बुद्ध भगवान के बारे में। तो एक दिन बुद्ध भगवान अपने आश्रम में बैठे थे। बुद्ध भगवान अपने आश्रम में बैठे थे और एक इंसान आया, बहुत क्रोधित था, नाराज था और किसी ने उससे कहा था तुम बुद्ध भगवान के साथ बहस में पड़ोगे तो कुछ होने नहीं वाला है, जाके खूब बोलो, गालियां दो, जो भी है, और वहाँ जाके उनको मार ही डालो। तो वो आए इस तरह से क्रोधित होकर और तरह तरह की चीजें बोलने लग गए। तो जब बुद्ध भगवान के पास पहुंचे तो बुद्ध ने पूछा कि क्या लाए हो तुम मेरे लिए, क्या लाए हो तुम मेरे लिए। तो वो उन्होंने सोचा बहस में पड़ूंगा, तो और गालियां दी। फिर बुद्ध भगवान ने कहा देखो, जो भी लाए हो, जो क्रोध, जो नफरत, जो हिंसा तुम लाए हो, वो तुम्हारी है, तुम ही रखो। ये पुरस्कार मैं स्वीकार नहीं करता। तो मेरी यही पॉलिसी है। वहीं प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होने पर भी अपनी राय रखी। प्रियंका गांधी ने कहा कि गठबंधन नहीं होने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। दिल्ली की सियासत केंद्र की सियासी धुरी को तय करती है। दिल्ली की जनता ने किसके दावे और किसके वादों पर भरोसा जताया है, ये तस्वीर 23 मई को साफ हो जाएगी। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। 23 मई का इंतजार है। बहरहाल आज 6th फेज की वोटिंग थी और लोग उत्साह के साथ बाहर नजर आए। कई दिग्गज भी पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। खास बात यह रही कि कई खास लोग आम लोगों के बीच लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। प्रथम नागरिक देश के राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, बाकायदा लाइन में लगे और उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करके उन्होंने वोट कास्ट किया। विराट कोहली, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम क्रिकेट जगत का, जब वो पहुंचे लोगों के बीच में तो लोग भी एक पल को हैरान रह गए। लेकिन विराट कोहली भी पूरे संयम के साथ कतार में खड़े हुए
और अपनी बारी का इंतजार किया, वोट कास्ट किया और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों से भी अपील करते नजर आए कि लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए और अपना वोट कास्ट करके समाज का, देश का कल्याण करना चाहिए, मजबूती की ओर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इधर बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल का अगर रुख करें तो वहां हिंसा देखने को मिली। इस हिंसा में 2 लोगों की जान भी चली गई। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि हर चरण की तरह इस चरण में भी जो मतदान का परसेंटेज था वो हाई रहा। छठे चरण के मतदान के दौरान भी पश्चिम बंगाल हिंसा से अछूता नहीं रहा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हुआ। पिछले बाकी 5 चरणों की तरह छठे चरण में भी बंगाल में हिंसा और झड़प देखने को मिली। बांकुरा के पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद यहां जमकर बवाल हुआ। वहीं मतदान से पहले बंगाल के झारग्राम में भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता का शव मिला। मृत व्यक्ति का नाम रामिन सिंह बताया जा रहा है। वहीं मारधारा के काठी में टीएमसी कार्यकर्ता का भी शव बरामद हुआ। टीएमसी के सुधाकर मैती रविवार से ही गायब थे, जिसके बाद उनका शव बरामद हुआ। ये हत्या कब और कैसे हुई है, इसके लिए अभी पूछताछ जारी है। तो वहीं 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गोली मारने की भी खबर है। मिदनापुर में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई। दोनों कार्यकर्ताओं को तमलुक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं बेलदा के टीएमसी कार्यालय पर हमला हुआ। टीएमसी का आरोप है कि यह हमला बीजेपी ने करवाया है। बंगाल की बहुचर्चित पूर्व आईपीएस ऑफिसर और घाटल सीट से बीजेपी प्रत्याशी भारती घोष ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि केशपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भारती घोष की गाड़ी पर हमला भी कर दिया। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, वहां आरोप टीएमसी पर लग रहा है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी हिंसा के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में तामलुक, कांती, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पूर्णिया, बांकुरा, विष्णुपुर में मतदान हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अब तक हर चरण में पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। फिर चाहे वो कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो या फिर पोलिंग बूथ पर देसी बम से हमला। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि हर चरण में बंगाल में हिंसा तो देखने को मिली, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा देखने को मिला है। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हिंसा की राजनीति आखिर कर कौन रहा है। वहीं मतदाता अपने मताधिकार को लेकर जागरूक है। यही वजह है कि मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनावों के लिए आज छठे चरण के लिए वोट डाले गए। आज देश के 7 राज्यों में 59 सीटों पर वोटिंग हुई। लोकतंत्र के कई रंग देखने को मिले। इस रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं लोकतंत्र के रंगों से रूबरू कराएंगे। देश में लोकसभा चुनाव का खुमार धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए आज छठे चरण का चुनाव हुआ और आज देश के 7 राज्यों में 59 सीटों के लिए वोटिंग की गई। लेकिन दिग्गजों की नजरें दिल्ली और हरियाणा पर ही टिकी रही। दिल्ली इसीलिए क्योंकि वो देश की राजधानी है और हरियाणा पड़ोसी राज्य है, जहां कई राजनीतिक घरानों और दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। दोनों ही राज्यों में छठे चरण के मतदान के लिए सुबह से ही जगह जगह लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी और इन लाइनों में युवा, बुजुर्ग, जवान सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लोगों का ये उत्साह भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में भी कम नहीं हुआ। मतदान के लिए लाइनों में लगे लोगों का ये उत्साह देखते ही बनता था और इसके लिए तारीफ का हकदार है चुनाव आयोग, जिसने टीवी, अखबार हर जगह विज्ञापन दिया और यहाँ तक कि सड़कों पर नुक्कड़ नाटक निकालकर लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की। और कहा जाता है कि कोशिश ईमानदार हो तो उसका असर होता है और यहाँ भी हुआ। कई इलाकों में बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष पोलिंग बूथ पर अपने हक का प्रयोग करते नजर आए। न केवल बुजुर्ग बल्कि समाज का वो तबका जो अक्सर हाशिए पर रहता है, जिसे थर्ड जेंडर के नाम से जाना जाता है।
उसने भी इस पर्व में हिस्सा लिया। वहीं भिवानी में बड़ा ही दिलचस्प नजारा कैमरे में कैद हुआ, जहां एक साथ 5 पीढ़ियों ने अपने वोट का हक अदा किया। कुछ ऐसे भी नजारे दिखे जो दूसरे लोगों को भी वोटिंग के लिए प्रेरणा देते हैं और बताते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती क्या होती है। जब अंबाला में एक दूल्हा बारात के साथ वोट डालने पहुंचा और उसके बाद बारात लेकर रवाना हुआ। लोकतंत्र का ये पर्व न केवल देश में मनाया गया, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन कहे जाने वाले गूगल ने भी आज का डूडल भारत के मतदाताओं के लिए समर्पित किया। सुबह से ही गूगल के होम पेज पर इंग्लिश में नीले, लाल, पीले और हरे रंग में गूगल लिखा रहा और गूगल के तीसरे अक्षर पर एक उंगली दिखाई दे रही थी, जिसके नाखून पर स्याही लगी है। जिस तरह से भारत में वोट डालने के बाद मतदाता की उंगली पर स्याही लगाई जाती है, इससे पहचान होती है कि वो मतदाता वोट देकर आ चुका है। इस सब के बीच खास बात ये रही, मतदान के लिए पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं और 100 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों तक ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। लोकतंत्र के पर्व पर बिखरे इन सुनहरे रंगों के बीच कुछ खबरें बेहद निराश करने वाली भी आईं, जिनमें कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें मिली तो देश के एक हिस्से में हिंसा भी देखने को मिली। बहरहाल अब लोकतंत्र के पर्व का ये छठा चरण था और अभी आखिरी चरण बाकी है, जिसमें हमें फिर कई रंग देखने को मिलेंगे और हम उम्मीद यही करेंगे कि आखिरी चरण में ये रंग यूं ही चमकते रहे। युवा बुजुर्ग इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें और हिंसा की खबरें इन्हें बदरंग न करें। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। सभी की दुआएं हैं कि लोकतंत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये हमेशा मजबूत रहे। बहरहाल 59 सीटों पर आज वोटिंग हुई। 989 उम्मीदवार चुनावी किस्मत आजमा रहे थे। इस चरण में कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख भी दांव पर लगी थी। दो 2019 के सियासी घमासान में रविवार को छठा चरण था। छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई। इन 59 सीटों पर कुल 989 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। इनमें खास बात यह है कि इस चरण में दिग्गज नेताओं के साथ साथ 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों में 1 सपा के और 3 कांग्रेस के नेता हैं। आइए नजर डालते हैं कि ऐसे कौन से 4 पूर्व मुख्यमंत्री रहे इस चरण में जिनकी साख दांव पर रही। दिग्विजय सिंह, देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लोकसभा सीट के चुनावी जंग पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने आतंकवाद के मसले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। दिग्विजय सिंह 1993 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। 2003 में बीजेपी की उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। चुनाव हारने के बाद दिग्विजय सिंह ने तय किया कि वो अगले 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर वो पार्टी के महासचिव बने। 10 साल के राजनीतिक वनवास के बाद वो इस बार के लोकसभा चुनाव में भोपाल से चुनावी मैदान में है, जिनका मुकाबला इस बार बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा से है। शीला दीक्षित, दिल्ली की 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से है। इस सीट पर शीला दीक्षित ने उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। शीला दीक्षित पहली बार 1984 में कन्नौज सीट से चुनाव लड़ी और जीतकर संसद तक पहुंची थी। इसके बाद 1998 में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी। शीला दीक्षित लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर यहाँ की सत्ता पर 15 साल तक उन्होंने राज किया। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के तहत बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, भोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर जैसे इलाके आते हैं। 2014 के चुनाव में इस सीट से मनोज तिवारी को 5,96,125 वोट मिले थे। अखिलेश यादव, लोकसभा चुनाव 2019 में छठे चरण में सभी की निगाहें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़ पर लगी। अखिलेश के खिलाफ बीजेपी ने भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। अखिलेश की राजनीति में लॉन्चिंग 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव से हुई थी। अखिलेश यादव ने इस चुनाव में भाग्य आजमाया और पहले ही प्रयास में वो जीत गए। इसके बाद 2004 और 2009 में कन्नौज से सांसद चुने गए। 2009 में ही अखिलेश ने फिरोजाबाद से ही चुनाव जीता, लेकिन बाद में ये सीट खाली कर दी।
इसके बाद 2012 में सपा को पूर्ण बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री का ताज अखिलेश यादव के सिर सजा। इस तरह महज 38 साल की उम्र में अखिलेश यूपी के 33वें मुख्यमंत्री बने। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अखिलेश के ही नाम है। 2017 में सपा को यूपी में बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार आजमगढ़ से चुनावी मैदान में हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा एक साथ हैं और दोनों मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा की सियासत के बेताज बादशाह भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार सोनीपत सीट से उतरकर यहां की लड़ाई को हाई प्रोफाइल बना चुके हैं। हुड्डा के सामने बीजेपी के रमेश कौशिक और ओम प्रकाश चौटाला के पोते दिग्विजय चौटाला ने इनेलो से अलग जननायक जनता पार्टी से मैदान में उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। इनेलो से सुरेंद्र चिकारा मैदान में है। 2014 में इस सीट से बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक ने कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक को हराया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मार्च 2005 से अक्टूबर 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 2009 में कांग्रेस के दोबारा जीतने पर उन्होंने दूसरी पारी की शुरुआत की थी, जो हरियाणा के इतिहास में 1972 के बाद पहली बार हुआ था। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद 19 अक्टूबर 2014 को उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद इस बार सोनीपत के चुनावी मैदान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतर आए। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज।